नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एग्ज़ाम चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारे बिहार के इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ते हैं मौर्योत्तर एवं गुप्त काल। दोस्तों, हम लोग मौर्य काल तक पढ़ चुके थे। तो हम लोगों ने देखा कि मौर्य काल के अंतिम आते आते उनके शासक कमज़ोर हो गए थे और अंत में मौर्य काल में ही मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनके मौर्य जो शासक थे, अंतिम शासक वृहद्रथ, उनको 185 बीसी में हत्या करके एक नए वंश शुंग राजवंश की स्थापना करी। और उसके बाद जो मौर्य काल में राजधानी इनकी पटना थी, वो धीरे धीरे करके शुंग वंश में विदिशा ने ले लिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। 185 ईस्वी पूर्व यहाँ होना चाहिए। 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। और अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और पुष्यमित्र का काल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। और दोस्तों, ये पुष्यमित्र शुंग था, वो मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके 185 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और ये पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के ही मौर्यों के ही सेनापति थे। अगला प्रश्न है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र शुंग ने। तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म के पूर्णोद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म के बिल्कुल कट्टर समर्थक थे और इस क्रम में उन्होंने अशोक द्वारा बनवाए गए टोटल 84 विहारों को भी नष्ट करवाया था। और वो बौद्ध धर्म मानने वाले बौद्ध धर्म के भिक्षुक जो होते थे, उनसे बड़े ही रूखा व्यवहार करते थे। और उन्हें यहाँ भी हमें बताया गया कि बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार उन्होंने किया। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र पर अवन ड्रेमेटिशियन का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि शुंग वंश के समय में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पर ड्रेमेटियस का आक्रमण कब हुआ? तो पाटलिपुत्र पर ड्रेमेटियस की आक्रमण 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और अगला प्रश्न है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का जो शासन है वो स्थापित हुआ। और ये कण्व वंश 75 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व तक रहा। और कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। और कण्व वंश की सत्ता समाप्त किसने की? तो कण्व वंश की सत्ता समाप्त आंध्र सातवाहनों ने की थी। अगला प्रश्न है, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किन वंश के राजाओं ने शासन किया? तो कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए मित्र वंश का जो शासक हैं वहाँ पे कुछ समय तक राज किए। और शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो बोधगया से शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त होते हैं। और कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो कनिष्क ने अश्वघोष को दिया था। तो कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया और हरजाने के रूप में वहाँ से अश्वघोष, बुध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले आया था। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि ये जो अश्वघोष थे
वो किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। और अगला प्रश्न है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मगधवत पर हार्यक वंश शासन किया, उसके बाद शिशुनाग नागवंश, फिर नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। इस तरह से अगला प्रश्न है शुंग वंश की राजधानी थी? तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और बाद में यहाँ विदिशा ने इसका स्थान ले लिया था। और कण्व वंश की राजधानी थी? तो कण्व वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। और अगला प्रश्न है कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। अगला प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध। तो उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है, उपहार में उन्हें ये मिले थे। और 18वां प्रश्न है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा? तो इसका सही प्रश्न है लिच्छवियों का। तो यहाँ पे उत्तर में ये लिखा गया है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मरुंडकों का नियंत्रण हो गया था उसके बाद। अगला प्रश्न है गार्गी संहिता के में पाटलिपुत्र पर अवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो अवन का आक्रमण 185 वही बीसी में हुआ था और ये पुष्यमित्र शुंग के ही समय में हुआ था। सुप्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क था। अब हम लोग गुप्तकालीन बिहार पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक। और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और यहीं से गुप्त संवत का भी आरंभ होता है। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। और अगला प्रश्न है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है? तो बिहार में गुप्त शक्ति का जो संगठन है उसका श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है और इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त वंश की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। और नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग? तो ये भी गुप्त काल में ही हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। और अगला प्रश्न है बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई तो कब हुई? तो गुप्त काल में महाबोधि मंदिर की भी स्थापना हुई थी और नालंदा के विश्वविद्यालय का भी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र में लगभग 3 साल तक रहा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया और इसका उद्देश्य पांड्य लिपियों को प्राप्त करना था। तो प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो फाहियान है वो किसके काल में भारत आया था? अगला प्रश्न है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? आर्यभट्ट का संबंध जो था वो पाटलिपुत्र से था। और गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? शाहाबाद से। और अगला प्रश्न है बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न है राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन का चित्र है, यह किस काल के हैं? तो यह गुप्त काल के हैं। अगला प्रश्न है राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में माना जाता है, यानी किस काल में हुआ ऐसा माना जाता है?
तो गुप्त काल में ही जरासंध का बैठक का निर्माण हुआ था। तीर भुक्ति यानी कि आधुनिक दरभंगा का राजपाल था। तो इसका उत्तर है गोविंद गुप्त। और गोविंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था और उस समय तीर भुक्ति का यानी कि राजपाल था। और अगला प्रश्न है, बौद्ध विहार यानी बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ है? तो बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय तर्क शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान में फाहियान आया था और लगभग भारत में 3 वर्षों तक रहा था और उनका मूल उद्देश्य पांडुलिपियों को प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो ये फाहियान ने ही कहा था। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 320 ईस्वी में और उसी समय चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण भी की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त शासक ने की थी? तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। और किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान करने वाला शासक समुद्रगुप्त था और इसी वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त में की। और गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के जो कारण थे वो पहला हुनों का आक्रमण थे और प्रशासन संबंधी सामंती स्वरूप एवं कमज़ोर शासक, ये तीनों कारण गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे। और अगला प्रश्न है, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण नरसिंह गुप्त के शासनकाल में हुआ था। और गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले कौन कौन से विद्वान थे? तो इसका उत्तर है सी यानी कि वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक के बारे में। तो दोस्तों धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से इस पूरे बिहार के इतिहास के सीरीज को ख़त्म किया जाएगा और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही इस किताब को मैं ख़त्म करने का कोशिश करूंगा बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।